हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? सच में ना? चलिए, बहुत अच्छे। तो मैं धर्मेंद्र आ गया हूँ 12th क्लास इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई के बच्चों को सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने के लिए, जिसमें पिछले क्लास तक हम इस चैप्टर का 2 वीडियो आप लोगों को बना करके हमने प्रोवाइड किया था। हम लोग देख रहे थे किसी भी सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन किस मेथड से किस मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें अभी तक हम लोग देख चुके हैं मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारा कुछ हम लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब जो बचा हुआ है वो 2 चीज़ बचा हुआ है, एक है नॉर्मलिटी और एक है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाएं, वीडियो सुने, वीडियो को अच्छे से सुने, जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमको क्वेश्चंस है ना उधर से क्वेरीज दें, या फिर आप हमको व्हाट्सएप पे किसी भी तरह का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो हमको ज़रूर बताएं। कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और फंस जाते हैं, नहीं बन पा रहा है, तो हमको कम से कम एक बार फ़ोन कीजिए, हमको बताइए कि सर यहाँ पे डाउट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम थ्योरी बताते जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बुक में है उस सारे को आप लोग डील करते जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नॉर्मलिटी। पहले तो हमको नॉर्मलिटी को डिफाइन करना है, जिस तरीके से हमने मोलरिटी को डिफाइन किया था, है ना, मोललिटी को डिफाइन किया था, उसी तरीके से नॉर्मलिटी को डिफाइन करेंगे। जानकारी के लिए एक आप चीज़ आपको बता दें, नॉर्मलिटी हम लोग सारे सॉल्यूशंस का नहीं बता सकते हैं। नॉर्मलिटी हम लोग प्रायः वैसे सॉल्यूशंस का ही हम लोग बता सकते हैं जिसमें सॉलिड सब्सटेंस आयनिक हो, क्योंकि आयनिक होने से क्या होता है कि आयनिक होने से उसका हम लोग वैलेंसी है ना ईजी वे में मालूम कर सकते हैं, और जब तक वैलेंसी नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग नॉर्मलिटी नहीं निकाल सकते। देखिए कैसे, तो नॉर्मलिटी को डिफाइन किया गया बिल्कुल मोलरिटी के जैसा। मोलरिटी में हम लोग सिर्फ बात करते थे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद है हमने बताया था नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। बट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट present in per liter of solution, per liter of solution is called normality, is called what? Normality। तो देख रहे हैं आप थोड़ा सा का अंतर हो गया। जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते थे, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। मोलरिटी को कैसे डिनोट करते थे? कैपिटल एम से। तो उसी तरीके से नॉर्मलिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना, डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। जहाँ कहीं भी एन अगर लिखा हुआ है तो हम लोग उसको नॉर्मलिटी समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहीं पे अगर लिखा हुआ 2n, if the concentration of solution is 2n, what is the meaning of 2n? 2n means इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 equivalent per liter। कहीं पे लिखा हुआ 5n, so 5n means 5 equivalent per liter। तो जहाँ हम लोग मोल पर लीटर बोलते थे वहाँ पे इक्विवेलेंट पर लीटर बोलेंगे। दिस इज द नॉर्मलिटी। फॉर्मूला इसका क्या होना चाहिए नॉर्मलिटी का? तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 स्टेप है। नॉर्मलिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस फॉर्म में होना चाहिए? लीटर के फॉर्म में। पहले ही हम लोग बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ डिफाइंड है लीटर के लिए, तो यहाँ लीटर के फॉर्म में लाना है। ml दिया रहेगा तो उसको लीटर में चेंज कर लेना है। अब बात है कि सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? अभी तक तो हमको सिखाया गया था नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स इक्वल टू फार्मूला होता है गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा?
तो एकदम जब मोल से निकालना जानते हैं तो बस इक्विवेलेंट भी उसी तरीके से निकल जाएगा। थोड़ा सा का अंतर है, तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। जहां हम लोग मॉल में बोलते थे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यहाँ बोलते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब बोले सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्विवेलेंट मास इक्वल टू फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी, मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी। अब यहाँ वैलेंसी से क्या मतलब है ना, क्या मीनिंग हो सकता है वैलेंसी का। तो देखिए वैलेंसी का क्या यहाँ पे अर्थ है, क्या इसका मीनिंग हुआ, वो हम जब न्यूमेरिकल अभी इस पर देंगे तो पता चलेगा कि ये वैलेंसी जब तक नहीं मालूम रहेगा, खुद आप देख लीजिए कि जब तक अगर वैलेंसी नहीं मालूम रहेगा तो इक्विवेलेंट मास नहीं निकलेगा, और इक्विवेलेंट मास नहीं निकलेगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं मालूम हो सकता है, और जब तक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं मालूम होगा तो नॉर्मलिटी नहीं मालूम कर सकते हैं। इसलिए हमने बोला कि सारे सॉल्यूशंस को नॉर्मलिटी डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है। हाँ, जहाँ पे हम लोगों को वैलेंसी ये चीज़, ये टर्म अगर मालूम है तो हम आराम से उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी मालूम कर सकते हैं। तो इतना नोट कर लिए। अब देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल दे देते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखेंगे जरा सा। यहाँ पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ 20 ग्राम of NaOH is dissolved, if 20 gram of NaOH is dissolved in 500 ml of solution, if 20 ग्राम NaOH का घुला हुआ है किसी सॉल्यूशन के 500 ml में, then what will be its molarity, sorry normality, then what will be its normality, तो इसका नॉर्मलिटी क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जस्ट अभी बताया कि नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमको 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास, फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तब जाकर के नॉर्मलिटी। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूट के फॉर्म में कौन है, NaOH। तो स्टार्ट करते हैं, लिख देते हैं इक्विवेलेंट मास, यहीं से पहले स्टार्ट करेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, अभी जस्ट बताएं आप लोगों को फॉर्मूला। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी। बताओ NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, आपको मालूम है। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 40। ऐड करके देख लीजिएगा, सोडियम का 23, इसका 16, इसका 1, सबको ऐड करेंगे 40 हो गया मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी। बताओ जी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इसीलिए हमने अभी बताया इसका वैलेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए कैसे, ये कैसे टूटेगा आयंस के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में कैसे ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा Na पे प्लस OH पे माइनस, Na पे प्लस OH पे माइनस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम रिलीजेज 1 इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोक्साइड गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे हम इसका वैलेंसी 1 कर देते हैं। ये हो गया कितना बताओ, 40 ग्राम। सो दिस 40 ग्राम ऑफ NaOH मीन्स 1 इक्विवेलेंट। 40 ग्राम का मतलब हो गया NaOH का 1 इक्विवेलेंट। अब बताइए, जब इक्विवेलेंट मास NaOH का मालूम हो गया तो हम सेकेंड में निकाल देते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। तो क्या होता फॉर्मूला, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। बताइए जी गिवन मास कितना है, 20 ग्राम, और इक्विवेलेंट मास कितना निकल के आया, 40 ग्राम, है ना। बताइए कितना हुआ, 1/2, यानी कि हाफ इक्विवेलेंट। ये हाफ इक्विवेलेंट, 1/2 इक्विवेलेंट। लेकिन ये 1/2 इक्विवेलेंट जो है वो कितना में घुला हुआ है, डिजोल्व है 500 ml में। तो निकालना कितना में है, 1 लीटर में। तो आप खुद बताइए, जब आधा इक्विवेलेंट, हाफ इक्विवेलेंट 500 ml में है, तो बताओ 1 लीटर में कितना,
खुद बताओ 500 ml में आधा, तो 1 लीटर में कितना, 1। यहाँ पे सीधे अब निकाल देते हैं नॉर्मलिटी। सो नॉर्मलिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना, 1/2, वॉल्यूम कितना है 500। लीटर है कि ml है, ml है, ml को लीटर में बदलना है, 1000 से डिवाइड करेंगे 1/2 इंटू 1000 बाई 500। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, बताओ कितना आया 1n। 1n का मतलब इसको क्या पढ़ेंगे 1 इक्विवेलेंट पर लीटर। सो दिस इज द नॉर्मलिटी। So this is the ways through which we can determine the normality of any solution, and we have already discussed that normality of solution, all the solution cannot be determined. For determining the normality we have to know about the valency. If valency is known then we can easily find the normality. तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक वैलेंसी आपको नहीं मालूम रहता है हम लोग नॉर्मलिटी नहीं निकाल सकते हैं, मुश्किल होता है। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कोई सॉल्यूशन का मोलरिटी दे देगा, बोलेगा नॉर्मलिटी क्या होगा। तो मोलरिटी से नॉर्मलिटी कैसे निकालते, उसके लिए शॉर्टकट तरीका बता देते हैं। मोलरिटी दिया हुआ पूछ देगा नॉर्मलिटी। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कहेगा इफ सॉल्यूशन हैव मोलरिटी इक्वल टू 2m दिया हुआ ऐसे। 2m का मतलब क्या होता है 2 मोल पर लीटर। H2SO4 का सॉल्यूशन है, बोलेगा कि इसका मोलरिटी है 2 मोल पर लीटर, तो बताइए इसका नॉर्मलिटी क्या होगा। तो एकदम सिंपल एगो शॉर्टकट ट्रिक्स बता देते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी अगर मालूम है और उसका नॉर्मलिटी अगर निकालना है तो आप क्या करना है, जो इसका वैलेंसी होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी। मोलरिटी इंटू वैलेंसी, अगर बेस है तो बेस का, एसिड है तो एसिड का, जो भी उसका आयंस इधर उधर ट्रांसफर होगा प्लस माइनस जितना आएगा वो इसका वैलेंसी कहलाता है। जैसे बता ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 2H पे प्लस SO4 पे माइनस माइनस, मतलब इसका वैलेंसी कितना हो गया 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मलिटी हमको निकालना है, मोलरिटी कितना दिया हुआ है 2 और वैलेंसी कितना हो गया 2, 2 है ना, 2 माइनस 2 प्लस, तो वैलेंसी भी हो गया 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4n, n का मतलब 4 इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आप मोलरिटी अगर किसी सॉल्यूशन का मालूम है तो शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट ट्रिक्स के हेल्प से भी आप उसका नॉर्मलिटी मालूम कर सकते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। तो याद रखना है, इफ मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज नोन देन वी कैन डिटरमाइन द नॉर्मलिटी बाय मल्टीप्लाइंग इट्स बाय वैलेंसी। तो चलिए वैलेंसी के हेल्प से हम लोग किस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी भी मालूम कर सकते हैं, यदि उसका नॉर्मलिटी मालूम है तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये तो नॉर्मलिटी से रिलेटेड बात हो रही थी। अब इसमें सॉल्यूशन का लास्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज ppm, या इसको हम लोग पूरा नाम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ये भी एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेकिन अब ये है कि ये कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए आपको बता दें एक चीज़, ये जनरली यूज़ होता है वैसे सॉल्यूशंस के लिए जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। जैसे मान लिया आपको 50 लीटर सॉल्यूशन तैयार करना, 50 लीटर, और उसमें सॉल्यूट जो है ना वो मिलाना मात्र 2 ml, 4 ml। अब सोचिए 50 लीटर के कंपैरिजन में 2 ml कितना होगा, बहुत कम होगा। तो अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी कम हो, बहुत कम हो, तो वैसे सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ppm का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ppm का। जैसे आपको सबको पता है कि जो हम लोग पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग जो वाटर होता है उसमें फ्लोराइड आयंस होते हैं, है ना, सोडियम फ्लोराइड। ये फ्लोराइड आयंस अगर ना प्रेजेंट हो तो हम लोगों को क्या होगा, साल्ट की कमी हो जाएगी। और दूसरी बात, फ्लोराइड आयन होना चाहिए कितना, 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन। अगर इतना है तब ठीक है हम लोगों के लिए। कहीं का पानी अगर हम लोग जो पीते हैं उसमें फ्लोराइड आयंस की मात्रा 1.5 हो जाती है,
1 से 1 से ज़्यादा हो जाता है, फ्लोराइड आयन की संख्या उसमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जब उस पानी को यूज़ करते हैं तो दांत पीले हो जाते हैं, है ना। जो हम लोगों का दांत है वो धीरे धीरे पीला हो जाता है, खराब हो जाता है। किसकी वजह से? फ्लोराइड आयंस की वजह से। और अगर इससे भी अगर ज़्यादा हो गया फ्लोराइड आयंस की मात्रा उस पानी में, तो वो हम लोग के लिए पॉइजनस भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फ्लोराइड आयंस को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया? ppm के फॉर्म में, है ना। मतलब वाटर के कंपैरिजन में, वाटर का जो अमाउंट है उसके कंपैरिजन में फ्लोराइड की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ppm के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। पर मिलियन, समझ में आ रहा है? पार्ट्स मतलब हिस्सा, पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 lakhs। तो अगर सॉल्यूशन है 10 lakhs, उसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट्स है? जैसे हम लोग पर लीटर के हिसाब से मोलरिटी में बोलते थे, मोलरिटी में पर केजी के हिसाब से बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? पर 10 lakhs। 10 लाख लीटर अगर सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट घुला हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ppm। ये आप ग्राम में भी ले सकते हैं, आप ग्राम के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे लिखेंगे 10 लाख ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम, या वॉल्यूम के फॉर्म में बोलना है तो 10 लाख लीटर में सॉल्यूट का कितना लीटर। तो ये दोनों किसी भी तरीके से हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, द amount of solute present in per million बोलते हैं कितना को? 10⁶ को। पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन per million of solution is called ppm, parts per million। किसी भी सॉल्यूशन के पर मिलियन में सॉल्यूट का जितना अमाउंट घुला हुआ रहता है, डिजोल्व रहता है, दैट इज कॉल्ड ppm। इसका फॉर्मूला हो जाता है, लिख देते हैं यहाँ पे, ppm इक्वल टू फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, amount of solute by amount of solution, amount of solution। देखिए जी, परसेंटेज निकालना रहता तो क्या करते थे? 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ तो हमको ppm निकालना है, तो ppm का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। अब 10 लाख का मतलब हो गया, देख लीजिए 1 3 4 5 6, देख लीजिए 10⁶, यहाँ पे हो गया 10⁶। तो ये फॉर्मूला है ppm निकालने का। अब हम यहाँ पे लिख दें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये अमाउंट ग्राम के फॉर्म में भी हो सकता है, ml के फॉर्म में भी हो सकता है, ये ग्राम के फॉर्म में भी हो सकता है, ml के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसा न्यूमेरिकल रहेगा उस तरीके से हम लोग डील करेंगे। तो ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। विशेष से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं ppm से रिलेटेड, है ना। लिख देते हैं, इफ a solution contains NaCl 50% by mass, 50% by mass, then calculate द ppm। देख लीजिए, परसेंटेज का फॉर्म में दिया हुआ है, ppm के फॉर्म में निकालना है। और उसमें भी क्या लिखा है? पर 50% बाई मास, है ना। मास परसेंट दिया हुआ है, वॉल्यूम परसेंट नहीं। तो 50% बाई मास का मतलब क्या हो गया? 100 में 50। तो 100 में 50 दिया हुआ है और हमको 10 लाख में निकालना है, 10⁶ के फॉर्म में निकालना है ना। मतलब समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग सीधे डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, ppm पहले ही लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बताइए? 50 ग्राम, 50 ग्राम। और सॉल्यूट के फॉर्म में कौन है? NaCl, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया 50 ग्राम। फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बताइए जी?
सोल्यूशन कितना है 100, 100 में 50 है ना, तो सोल्यूशन हो गया 100 ग्राम, 100 ग्राम में 50 ग्राम है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम। हमको तो निकालना है ppm, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी को हम लोग यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ppm इक्वल टू क्या होगा बताइए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना 50 बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पे 2 जीरो से ही 2 पावर कैंसिल हो गया, बचा 10 टू द पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं, 1 जीरो यहाँ से जाएगा तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन, तो इसका आंसर आ गया। तो ppm का क्वेश्चन अगर रहेगा तो सॉल्यूट का अमाउंट मालूम होना चाहिए, सॉल्यूशन का अमाउंट मालूम होना चाहिए, और उसमें हम 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ppm निकल जाएगा। तो चलिए, ये हम लोग अभी तक देख रहे थे किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड। अगर समझ में आया है तो इसको नोट कर लेंगे, इसको म्यूट करके, अगर जहाँ पे भी डाउट है तो वीडियो को म्यूट करके देखिए, सोचिए, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस हो तो हमको ज़रूर बताइए। अब इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं 2 चीज़, है ना, टाइम में भी 2 मिनट बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें बता देते हैं हम सॉल्यूशंस के बारे में, है ना, क्योंकि इसके बाद हमको अब बताना है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हम लोग जान लें, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन शॉर्ट में डिस्कस कर देंगे। दूसरा वर्ड आएगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड आएगा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए इसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर दें। देखिए, सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट का एक डिफिनिट अमाउंट डालते हैं डिफिनिट टेम्परेचर पे। जैसे मान लिया 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर पानी है, और इसमें हमने 100 ग्राम चीनी डाला। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाले, देखते हैं इजी वे में घुल गया, सोलुबल हो गया। लेकिन फिर अब थोड़ा सा और अगर हम लोग डालते हैं अगर चीनी, तो देखते हैं कि अब चीनी नहीं घुल रहा है। इसका मतलब है कि 100 ग्राम चीनी घुलने के बाद अब सॉल्यूशन में और सॉल्यूट को घुलाने का कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ पे समझ जाएंगे कि अब 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी ही घुलाने का क्षमता था। 100 ग्राम चीनी से अगर थोड़ा सा भी चीनी हम बढ़ाते हैं तो अब नहीं घुल पाता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। तो सेचुरेट कहने का मतलब क्या हो गया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved, the maximum amount of solute dissolved in a particular amount of solvent at definite temperature is called saturated solution। मतलब उसमें सॉल्यूट सब्सटेंस का और अमाउंट हम नहीं घुला सकते हैं। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, डेफिनेशन ही लिख देते हैं तीनों का। देखिए, शॉर्ट में अगर समझे तो सेचुरेट का मतलब हो गया कि उस टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का और अमाउंट नहीं घुला सकते हैं। मतलब जितना घुलाना था वो घुल गया। अब अगर ज़्यादा घुलाने की कोशिश करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो घुला होता है, दैट इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड का मतलब हो गया कि किसी भी सॉल्यूट सब्सटेंस का और अमाउंट हम उस टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन में घुला सकते हैं। जैसे मान लिया किसी 1 लीटर पानी है, उसमें 100 ग्राम चीनी घुलाने का कैपेसिटी है, और हमने अभी चीनी 50 ग्राम ही घुलाया है, तो अभी तो और 50 ग्राम घुला सकते हैं ना, अभी और उसकी कैपेसिटी बची हुई है उस सॉल्यूट सब्सटेंस को डिजोल्व करने की। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड क्या होता है कि जैसे मान लिया सॉल्यूशन का कैपेसिटी है 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम चीनी घुलाने का, और हमने चीनी उसमें डाल दिया है 150 ग्राम, 150 ग्राम। तो बताइए जी, क्षमता था उसका 100 ग्राम, तो 100 ग्राम तो डिजोल्व कर लेगा, बाकी 50 ग्राम चीनी है वो सॉल्यूशंस में ऐसे ही रहेगा, वो नहीं घुल पाएगा। तो जब किसी सॉल्यूशन को सेचुरेट हो जाने के बाद जब उसमें और हम लोग सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसमें घुलता नहीं है, बस उसी सॉल्यूशन के साथ ऐसे मिक्स रहता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सेचुरेटेड, मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा मिला देना।
तो इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, एक को डिफाइन कर देंगे तो बाकी तीनों को उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which no more solute substance is dissolved, no more solid substance is dissolved at constant temperature, is called saturated solution. तो आपको समझ में आ गया कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सब्सटेंस का और अमाउंट हम लोग नो मोर सॉल्यूट सब्सटेंस की और मात्रा उस टेम्परेचर पे हम लोग नहीं घुला सकते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और यही थोड़ा सा चेंज कर देंगे, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच, है ना, सम मोर सॉल्यूट सब्सटेंस इज डिजोल्व, नो मोर के जगह पे सम मोर, मतलब जिसमें थोड़ा सा और मात्रा हम उसी टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन के अंदर हम डिजोल्व करा सकते हैं, घुला सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। यहाँ पे खाली कर देंगे सम मोर सॉल्यूट सब्सटेंस इज डिजोल्व, तो हो गया क्या, है ना, नो मोर कर दिए तो क्या सैचुरेटेड, मतलब अब नहीं घुला सकते, वो लास्ट हो गया, बाउंड्री पहुंच गया। लेकिन अभी बाउंड्री नहीं पहुंचा है जिसमें और हम घुला ही सकते हैं, तो हो गया अनसैचुरेटेड। और जिसमें बाउंड्री से ज़्यादा दे दिए, मतलब जितना उसका कैपेसिटी था उससे ज़्यादा अगर हम लोग उसमें सॉल्यूट मिला देते हैं, है ना, तब हम लोग उसको बोलेंगे क्या? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक देख लिए, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उसमें आप लोगों को एकदम बिल्कुल स्पेशली हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बताएंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना। सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग नमक को, यानी कि साल्ट को जब वाटर में डालते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है, शुगर आसानी से घुल जाता है, लेकिन केरोसिन ऑयल या डीजल, पेट्रोल, इन सारी चीज़ों को जब हम पानी में डालते हैं तो क्यों नहीं घुलता है? वाई केरोसिन इज नॉट soluble in water and this kerosene is soluble in benzene। तो केरोसिन बेंजीन के साथ घुल जाता है, पानी के साथ क्यों नहीं घुलता है? तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक वेट करेंगे आप लोग, इस चैप्टर को, इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इसमें कहीं डाउट होगा तो पूछेंगे, है ना। हम भी वेट करेंगे कि आप लोग कितना क्वेश्चंस करते हैं। और इससे रिलेटेड देखिए कंसंट्रेशन खत्म हो गया, इससे रिलेटेड आपके पास जो बुक होगा उससे उसका सारा क्वेश्चंस आप लोग डील करेंगे। कोई भी बुक हो, कोई भी बुक से आप बना सकते हैं, एनसीईआरटी हो या मॉडर्न हो या आपके पास जो भी कॉम्पिटिशन्स का बुक हो उसको बनाइए, है ना। और जहाँ डाउट होगा, कहीं पे अगर दिक्कत होता है तो हमको बताइए, हम उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे।